हे गाइस, वेलकम टू चैनल एग्जाम गुरुजी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आप जिस किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी अच्छी चल रही होगी। तो गाइस, जैसे कि स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, हम आज डिस्कस करेंगे 30 मार्च को जो फर्स्ट शिफ्ट में आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था, उसको हम मैथ और रीजनिंग को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने 28 और 29 मार्च की जो वीडियो मतलब पेपर थे तीनों शिफ्टों में, और 2 अप्रैल के यानी कि 2 अप्रैल का जो पेपर था तीनों शिफ्ट में, उसका सॉल्यूशन हमने अपलोड कर दिया है। यानी कि 9 वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो प्लीज़ आप प्लेलिस्ट से जाकर भी देख सकते हैं, या फिर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो यहाँ पर आई का जो सेक्शन आएगा ऊपर, वहाँ से भी आप एक्सेस कर सकते हैं, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा, वहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं। तो आज डिस्कस करेंगे हम 30 मार्च को जो एग्ज़ाम हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में, उसको डिस्कस करेंगे। तो गाइस, सभी से रिक्वेस्ट है, जो भी आरआरबी एनटीपीसी के एस्पायरेंट हैं वो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, ताकि उन्हें पता लग सके कि किस तरीके का पेपर आता है और उसको किस तरीके से हमें सॉल्व करना चाहिए। और वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमें पता लग सके कि आपको वीडियो किस तरीके की लग रही है। अगर ये आपका सुझाव है तो वो भी प्लीज़ मेंशन कर दीजिए कमेंट बॉक्स में। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो गाइज, ये है आरआरबी एनटीपीसी का 30 मार्च को जो पेपर हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में। ठीक है, इसको डिस्कस करेंगे हम मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चंस को। तो बाकी ये पहला और दूसरा तो जीके से था। तीसरा नंबर क्वेश्चन है हमारे पास अलजेब्रा से, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 42। इसके हमें गुणनखंड बताने, यानी कि फैक्टर हमको बताने हैं कि इसके फैक्टर क्या होंगे। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो इसके फैक्टर हो सकते हैं 7 × 6। इसके अलावा मतलब छोटे से छोटा हमें फैक्टर करना होता है। ठीक है, 14 दूनी 42 होता है, तो यहाँ से तो यहाँ मिलेगा नहीं। 6 × 7 = 42, 6 × 7 = 42 और 14 दूनी 42। तो ये और ये तो हमारे एलिमिनेट हो गए। ठीक है, कोशिश ये करें ज़्यादा से ज़्यादा कि ऑप्शन को एलिमिनेट करते चलें। दो ऑप्शन बचे हैं हमारे पास। ठीक है, अब मुझे पता है कि फैक्टर कैसे करते हैं। एक तो ये तरीका है एक्स स्क्वायर, ठीक है, और प्लस का हमें एक्स बचाना, तो 7x माइनस 6x माइनस 42। इस तरीके से हम करते हैं गुणनखंड। यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 7 बचेगा, यहाँ से -6 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा x प्लस 7। ठीक है, दो पार्ट होगा, यहाँ से x माइनस 6 और ये एक x प्लस 7। डेट मीन्स सी वाला ऑप्शन जो है वो इसमें करेक्ट होगा। एक तो ये बेसिक मेथड है। ठीक है, या फिर आप यहाँ से भी इसको हिट कर सकते हैं कि 7 × 6 आ रहा है और प्लस का x बचना चाहिए। डेट मीन के बड़ा वाला जो है वो पहले आएगा तो वो प्लस का होगा। ठीक है, x प्लस 7 प्लस का होगा और छोटा वाला माइनस का होगा, तो x माइनस 6। यहाँ से भी हिट कर सकते हैं, या फिर आप जो बेसिक मेथड है इससे भी कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो इसका करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे अब 4 नंबर, 5 नंबर। ठीक है, 5 नंबर है रीजनिंग से क्वेश्चन। एक कंपनी है, ठीक है, इसको पेन चेंज कर लेते हैं। ठीक है, एक कंपनी है उन उम्मीदवारों को नियुक्त करती है जो निम्नलिखित मानदंडों को संतुष्ट करते हैं। अब वो क्या है मानदंड उसके, मतलब के एलिजिबिलिटी रूल्स। जिस उम्मीदवार ने कक्षा 10 में या इसके समतुल्य, यानी कि मतलब इसके बराबर, या तो कक्षा 10 किया हो या फिर कक्षा 10 के बराबर कुछ इक्विवेलेंट हो, वो किया हो, उसमें 85% अंक जो है उसने प्राप्त किए हों। दूसरा जो रूल है वो है वे उम्मीदवार जो कक्षा 12वीं या इसके समतुल्य, यानी कि 12th किया हो या फिर इसके इक्विवेलेंट, उसमें 65% मार्क्स आए हों उसके। और थर्ड है जो उम्मीदवार वाणिज्यिक यानी कि कॉमर्स पृष्ठभूमि से नहीं है, कॉमर्स से नहीं चाहिए उसको। ठीक है, तो ये 3 कंडीशन है। अब आगे बोल रहा है कि कंपनी निम्नलिखित में से किन उम्मीदवारों को निश्चित ही चयन करेगी, मतलब किस उम्मीदवार का निश्चित ही मतलब पक्का उसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन जो है, सॉरी, पहला जो है वो है जितेश, विज्ञान का छात्र है। ठीक है, ये तो ओके हो गया क्योंकि कॉमर्स का नहीं चाहिए था, बाकी चलेगा। विज्ञान का छात्र है, उसने 12वीं कक्षा में 70% अंक प्राप्त किए हैं। तो 12वीं में हमें 65 चाहिए थे, तो 70 है यहाँ पर, ये भी ओके हो गया।
फिर है 10वीं कक्षा में 80% अंक अर्जित किए। यहाँ पर हमें बताया गया कि 85 चाहिए, तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया, तो इसका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। फिर है जिग्नेश 12वीं कक्षा में 80%, ठीक है, तो पहला हो गया। 10वीं कक्षा में 90%, तो यहाँ पे 85% मांगे थे, इसके 90 है तो ज़्यादा है, डेट मीन ये पास हो गया यहाँ भी। तथा उसने अपने कॉलेज में वाणिज्य के सभी विद्यालयों में दूसरा स्थान जो है वो प्राप्त किया है, ठीक है। तो इसमें गड़बड़ हो गई, क्या चाहिए था हमें, कॉमर्स का नहीं चाहिए था, ये बंदा कॉमर्स का है, ठीक है, तो इसका सिलेक्शन यहाँ नहीं होगा। फिर क्या है, जयेश ने 10वीं कक्षा में 75%, तो हमें यहाँ चाहिए थे 85%, तो यहाँ से ये हट गया। लास्ट है जिग्नेश ने 12वीं कक्षा में 80%, ठीक है, ओके हो गया। 10वीं में 88, ये भी ओके हो गया। तथा विज्ञान का छात्र है, ठीक है, एवं उसने अभिनय कौशल भी है, ठीक है, मतलब विज्ञान का छात्र भी है और अभिनय कौशल भी है, लेकिन कॉमर्स से तो नहीं है, ठीक है, हमें कॉमर्स वाला चाहिए भी नहीं था, तो ये तीनों मतलब फुलफिल कर रहा है, तो डेट मीन कि डी वाले का सिलेक्शन जो है वो पक्का हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे। एक वर्गाकार मैदान के प्रत्येक किनारों को 100 पौधों का रोपण जाना है, ठीक है, मतलब 100 पौधे लगाने हैं, ऐसा ये स्क्वायर होता है, वर्गाकार मतलब स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ भी ऐसे में गिनूँ तो 100 आए, और ऐसे में गिनूँ तो 100 आए, और ऐसे में गिनूँ तो 100 आए, ठीक है, और ऐसे में गिनूँ तब भी 100 आए, तो डेट मीन कि ये कोनों पे जो है ये 4 तो फिक्स हो गए। तो एक तो तरीका ये है कि मुझे पता है 100 है, ठीक है, तो यहाँ भी 100 होंगे, यहाँ भी 100 होंगे, और यहाँ भी 100 होंगे, डेट मीन 400। बट ये चार जो है वो सब में कॉमन आ रहे हैं, तो 4 माइनस कर दूं, 396 हो गए, ये कर सकते हैं ना। या फिर मैं देख सकता हूँ कि ये कॉमन है, मतलब ये तो आना ही आना है ना कोनों पे, तो बीच में कितना होगा, एक, और ये 100 वाला तो है, यानी कि इसका मतलब बीच में 98 है, यहाँ भी 98 है बीच में, यहाँ भी 98 है, और यहाँ भी 98 है। 98 की 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, और ये कोने वाले चार इसमें जोड़ दूं, तब भी 396 आएगा, डेट मीन ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो इसका करेक्ट होगा। अगला है पी एक काम को 10 दिन में कर सकता है, क्यू उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। यदि वे साथ मिलकर 5 दिनों तक काम करते हैं तो वो उस काम का कितना भाग पूरा करते हैं, ठीक है। तो मुझे पता है अगर एक दिन का काम निकालना है तो 1/10 होता है, और इसका 1/15 होगा, लेकिन उन्होंने किया है मिलके कितना दिन, 5 दिन, तो यहाँ हम 5 5 लिख लेंगे, तो 1/2 और 1/3 ये आएगा, ठीक है, इसको हम जोड़ लेते हैं, तो ये हो जाएगा नीचे 6 और ये 5, यानी कि 5/6 वो काम पूरा करेंगे, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट होगा, ठीक है। एक तो तरीका ये हो गया, अगर मैं फास्ट ना हूँ तो हमें पता है ना, कोई अगर काम अगर 10 दिन में कर रहा है तो अगर उसका एक दिन का काम निकालना है तो 1/10 होता है ना, तो बस वही मेथड हमने लगाया है 1/10 दिन वाला। या फिर इसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, सीधे सीधे मल्टीप्लाई करेंगे और ये जो काम किया है उन्होंने ऐड कर देंगे, 5 दूनी 10, 5 25, 5 तिया 15, तो ये 6 कितने दिन का हो गया, 6 दिन में काम कर लेंगे अगर एक साथ मिलकर काम करें, लेकिन हमें 5 दिन तक काम कराना है, तो एक साथ करेंगे तो 6 दिन में कर रहे हैं, तो 5/6 ये करेंगे 5 दिन में, ठीक, ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो इसका करेक्ट होगा। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारा 8 नंबर, जिसमें 11 7 10 13 9 का मानक विचलन यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन हमको बताना है। सबसे बड़ी पहली बात यह है कि हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना हो, अगर हम जानते हो कि कैसे निकाला जाता है तो मुश्किल से ये 30 सेकंड का क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस नंबर का मीन ले लेंगे, मतलब कि इस नंबर को ऐड करके 5 से डिवाइड करेंगे, तो इस नंबर को ऐड करेंगे तो 11 7 18, 10 28, 28 और ये कितना हो गया 13 और ये 9, ठीक है। तो 8 3 11 9 20 2 और ये 5 डिवाइड करना है कितने से, जितने नंबर हो 1 2 3 4 5, इसका सम कितना आया 50 और डिवाइड करना है 5 से, तो इसका जो मीन आया वो कितना आया 10 आ गया। अब 10 से हम देखेंगे डिफरेंस, ठीक है, हर नंबर का डिफरेंस करके स्क्वायर कर देना है, तो 10 से जब देखेंगे इसको 11 को तो 1 का डिफरेंस आया, 1 का स्क्वायर
यानी कि 1 ही रहेगा, ठीक है। प्लस 7 और 10 के बीच में जो डिफरेंस है वो 3 है, और 3 का स्क्वायर होता है 9, प्लस 10 और 10 का डिफरेंस जो है वो 0 है, तो 0 का स्क्वायर 0। 13 और 10 का डिफरेंस यानी कि 13 और 10 का डिफरेंस 3 होता है, 3 का स्क्वायर 9, प्लस 9 और 10 के बीच का डिफरेंस 1, और 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। और जब हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं तो इसके ऊपर लगा देते हैं अंडर रूट और डिवाइड बाई जितने नंबर होते हैं यानी कि 5, ठीक। तो ये हो गया हमारा अंडर रूट 20/5 इज इक्वल टू अंडर रूट 4, डेट मीन 2। तो इसका आंसर जो होगा बी वाला होगा, यानी कि थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, 2 जो है वो इसका आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट है जीके से, अगला भी जीके से, फिर जीके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें रीजनिंग से क्वेश्चन है कि तस्वीर की ओर देखकर अद्वैता ने कहा, ठीक है, कोई अद्वैता है, उन्होंने कहा कि अनिरुद्ध मेरी दादी की, अनिरुद्ध जो है वो किसके, अद्वैता, अद्वैता है ये, अद्वैता की दादी, ठीक है, ये होंगी अद्वैता की दादी। मेरी दादी की बेटी, यानी कि दादी की बेटी है तो इसकी बहन होगी, यानी कि इसकी बुआ भी होगी। बेटी की भतीजी के पिता हैं, ठीक है, तो ये अनिरुद्ध हो गए। और ये कौन है, अवदैत है, ठीक है, अवदैता, और भतीजी इनकी इसकी बहन होगी, ठीक है। तो यही तो बोला है, मेरे दादा के केवल 2 ही संतान थी, ठीक है, तो ये इनके दादा आ गए यहाँ बराबर में। और इनकी दादा की संतान कौन है, एक बेटा एक बेटी है, ठीक। अनिरुद्ध का अद्वैत से क्या रिश्ता है, ठीक है, तो पिता और बेटी का रिश्ता है। अच्छा, अद्वैता जो है वो लेडीज है, ठीक है, तो नाम से पता नहीं लग पा रहा है, मैंने इसलिए बना दिया था, ठीक। ये हो गई अद्वैता। अब नाम में कंफ्यूजन होती है कभी कभी, क्या होता है, मैंने आपको बताया है, अगर हमें रिलेशन वाले जो क्वेश्चन करने होते हैं ब्लड रिलेशन से, तो उसमें जो ट्राइंगल होता है वो किसके लिए होता है, मेल के लिए, और सर्किल जो है वो फीमेल के लिए, ठीक। आप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है, ये मैंने अपनी पहचान के लिए, जिससे मैं इसको इजीली सॉल्व कर सकूं, और थोड़ा मतलब इसमें एक तरीके से डिफरेंस बना रहे, हौच पौच ना हो, इसलिए मैंने ये चीज़ आइडेंटिफाई करने के लिए की है। और ये जो साइन है इक्वल टू का, यानी कि हस्बैंड वाइफ का है, और ये जो है वो भाई बहन का है, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि अद्वैता, ठीक है, अब अद्वैता में पता लग गया कि लड़की है। अद्वैता ने कहा, ठीक है, अद्वैता ने क्या कहा, अनिरुद्ध मेरी दादी की बेटी के भतीजे का पिता है, यानी कि अनिरुद्ध जो है वो अद्वैता की दादी ये हुई, ठीक है, दादी की बेटी यानी कि इसकी बहन, इसके पापा की, ठीक है, कि भतीजी, यानी कि भतीजी इसी की बात कर रही है वो, के पिता हैं, तो ठीक है, इनके पिता आ गए। मेरे दादा केवल दो ही संतान हैं, तो इनके दादा की 2 ही संतान हुई, ठीक है, एक इनके बुआ और एक पिताजी, ठीक। और तो इनका रिश्ता हमें बताना पिता बेटी का, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे, और निम्नलिखित में से कौन सा आरोही क्रम में है, आरोही मतलब बढ़ते हुए क्रम में, ठीक है। तो हमें पता है कि सब में ये सेम ही फॉलो हो रही है, सेम ही नंबर फॉलो हो रहा है ना। और इस तरीके के जो भी आपको क्वेश्चंस मिले आगे पेपर में, या फिर कहीं एग्जाम आप देने जाएं, तो जो फ्रैक्शन वाले होते हैं उसमें आपको करना बस थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है, और आप इजीली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। इनका डिफरेंस देखना है, डिफरेंस कितना है, 2 और 3 का 1 है, तो ऊपर वाला और उस डिफरेंस से डिवाइड कर दो, यानी कि 2 ही आएगा, ठीक है। तो इसको मैं 2 लिख देता हूँ। इसका डिफरेंस कितना है, 3 और 4 का 1 है, यानी कि 3/1 मतलब 3। 4 और 5 का 1 है, तो 4/1 मतलब 4। और 1/1 और 2 का डिफरेंस 1 है, तो 1/1 मतलब 1। अब यहाँ से मुझे पता लग रहा है कि कौन सा नंबर बड़ा है, तो और मुझे लिखना है कि इसमें आरोही क्रम में, यानी कि बढ़ते ही क्रम में, तो सबसे पहले लिखूंगा छोटा वाला, यानी कि ये सबसे छोटा है, तो 1/2 फ्रैक्शन सबसे पहले होगी, फिर ये है 2/3 होगी, फिर ये है यानी कि 3/4 होगी, फिर ये है यानी कि 4/5 होगी। अब ये जिस ऑप्शन में है वो देख लो, सी वाले में आई थिंक, ठीक है, तो सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट समझ गए ना, आपको बस डिफरेंस लेना और उस डिफरेंस से उसके ऊपर, यानी कि हर पार्ट वाले, हर के पार्ट को डिवाइड करना है, ठीक है।
न्यूमरेटर इंग्लिश में जैसे बोलते हैं, न्यूमरेटर को आपको उसके डिफरेंस से डिवाइड करना है, आपको फिर यहाँ से पता लग जाएगा इजीली कि कौन सी जो फ्रैक्शन है वो बड़ी है, भिन्न, या कौन सी छोटी है। ठीक, आगे बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन में है कि कथन दिया गया है कि पहाड़ी क्षेत्रों में कृषि गतिविधियां कम है। ठीक है, पहाड़ी क्षेत्रों में कृषि गतिविधियां कम है, और उसका कारण दे रखा है पहाड़ों पर उपजाऊ भूभाग कम होता है, ठीक है, तथा जलवायु की स्थिति जटिल होती है। तो दोनों ही बात सही है, ठीक, लेकिन ए का सही स्पष्टीकरण आर भी है, ये बात भी सही है। भाई पहाड़ों पे जो कृषि गतिविधियां हैं वो कम क्यों होती है? क्योंकि वहां पर एक तो भूभाग कम है, हर तरफ पहाड़ी पहाड़ है, ठीक है, तो मतलब जो खेती की जमीन है वो कम है, और जलवायु है वो भी प्लेन से ज्यादा मतलब ऊपर है, ठीक है, प्रेशर ज्यादा होता है, तो वहां पर जटिल है, इसी वजह से वहां पर गतिविधियां कृषि की कम है। तो ए वाला ऑप्शन यानी कि डी, ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट है। ठीक है, आगे है न्यूनतम और अधिकतम, यानी कि अपोजिट बताया गया है। तो ऐसे ही सेम आपको एक पेयर उठाना है जो सेम हो, ठीक है, अपोजिट हो एक दूसरे के। तो सबसे खराब और सबसे अच्छा, ठीक, तो ये अपोजिट है। आगे देख लेते हैं। खुश प्रसन्न एक ही बात है, पहला दूसरा नहीं, दुखी और क्रोधित एक ही बात है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यानी कि थर्ड वाला वो सही है इसमें। अगला है जीके से क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सबसे कम है, सबसे कम बताना है इसमें। तो हम देख लेंगे सबसे कम कौन सा है। 0.5 इसको तो ऐसे रहने दो, और ये 1 इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से एक जीरो बढ़ा सकते हैं, तो 5 दूनी 10 आ गया, और ये कितना हो गया 0.25, और ये कितना हो गया 1 हो गया। तो हमें चारों में दिख रहा है कि सबसे कम कौन सा है, 0.25, यानी कि सी वाला जो ऑप्शन है वो इसमें करेक्ट है। बस मामूली सी कैलकुलेशन करनी होती है और कुछ नहीं है, बस माइंड को अपना सेट रखना है, फ्रेश रहना है, ठीक। और एग्जाम स्टार्ट होने से पहले पानी जरूर पी लीजिएगा, पानी पीने से थोड़ा माइंड फ्रेश रहता है, डिहाइड्रेशन जो है वो कम हो जाता है, रिड्यूस करता है वाटर जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ फुटबॉल खिलाड़ी क्रिकेटर हैं। तो अब भैया इसमें हम चलेंगे सर्किल बना के। कुछ फुटबॉल खिलाड़ी जो हैं क्रिकेटर हैं, फुटबॉल क्रिकेटर, सभी हॉकी खिलाड़ी फुटबॉल प्रेमी हैं, जबकि कुछ क्रिकेटर हैं। कुछ इस तरीके से बनेगा, हॉकी खिलाड़ी, पहला है कुछ खिलाड़ी जो क्रिकेटर भी हैं, यानी कि क्रिकेटर भी हैं, वे फुटबॉल खेलते हैं, ठीक है। तो कुछ फुटबॉल खिलाड़ी क्रिकेटर हैं, ना कि हमें किसी भी कथन में ये नहीं बताया गया कि जो क्रिकेटर हैं वो फुटबॉल खेलते हैं, ठीक, तो ये सही नहीं होगा। ज्यादा से ज्यादा एक क्रिकेट खिलाड़ी जो फुटबॉल और हॉकी खेलता है, ज्यादा से ज्यादा एक क्रिकेट खिलाड़ी जो फुटबॉल हॉकी, तो इसमें ऐसा कुछ फिक्स नहीं दिया है, ठीक है, एक क्रिकेट खिलाड़ी के बारे में नहीं दिया गया है, और फुटबॉल और हॉकी दोनों खेलते हैं ऐसा भी कुछ कथन में नहीं बताया गया। बस ये बोला गया कि जो हॉकी खिलाड़ी हैं वो फुटबॉल प्रेमी हैं, ये नहीं बोला गया कि फुटबॉल खेलते हैं, फुटबॉल प्रेमी है, ठीक है। और हॉकी खिलाड़ी, हाँ क्रिकेटर है, कुछ क्रिकेट खेलते हैं हॉकी के, बट फुटबॉल का नहीं बताया गया, फुटबॉल का केवल बताया गया कि प्रेमी है। तो कथन से तो हमें ये पता लग रहा है कि प्रेमी है, खिलाड़ी नहीं है, तो ये भी नहीं होगा, यानी कि डी वाला ऑप्शन जो है वो सही होगा इसमें। अगला है संग, निरोध और अलगाव, ठीक है। ऐसे ही आपको देखना है कि मतलब अपोजिट वाला इसमें, सॉरी सिनोनिम्स कौन सा है, संग निरोध और अलगाव एक ही है, सिनोनिम्स है। तो आजादी का मतलब होता है मुक्ति, यानी कि सी वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कैसे एक पूरा, ठीक है, ये तो जीके से है, नेक्स्ट जीके से है। अगला है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, ये बताना है। तो इसको खोल देंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ये वाला प्लस 2ab, ये कैंसिल आउट हो गया, तो हमारा बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिंटर है उसको ये लिख दिया इन्होंने, तो ऐसे ही हमें इसको कोडिंग करना है, क्या लिखें, ठीक है। तो यहाँ से फाइंड आउट करूंगा आई तीसरे नंबर पे अल्फा है, तो अल्फा सबसे पहले आएगा, फिर क्या है एन, एन जो है चौथे नंबर पे अल्फा के बाद, तो एस्ट्रिक आएगी, ठीक है,
अल्फा एस्ट्रिक, और फिर टी है, टी यानी कि जैसे तीसरा यानी कि एपोस्ट्रोफी। तो यहाँ से देखा मैंने ये वाला कैंसिल आउट हो गया। ठीक, कैंसिल आउट करते रहिए ऑप्शन को, ताकि हम जल्दी ही उस ऑप्शन को तलाश कर सकें जो करेक्ट हो। आगे ई है, तो ई है हमारा एंड। ठीक है, एंड सब में है। और फिर आर है, तो आर है हैश। हैश देखना है हमें, इसमें नहीं है, तो हमारे पास दो बचे ऑप्शन। फिर अगेन क्या है, 5, पी है। ठीक है, तो पी का है एंड, नहीं, 1 2 3 4 5, हाँ ठीक है, पी है, तो पी का है ये एंड, तो सब में है एंड। ठीक है, और फिर आ गया आर, तो आर का है हैश। तो इसके बाद हाँ ये देखिए एंड है यहाँ पे, ये हट गया, तो सी वाला ऑप्शन जो है वो इसमें करेक्ट होगा। ठीक है, तो आगे चेक करने की ज़रूरत भी नहीं है, यहीं से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा उसमें सीरीज में देखेंगे TUSQRP, और यहाँ क्वेश्चन मार्क है, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा ये हमें बताना है। आगे KLJ है और HIG है। ठीक है, पेन चेंज कर लेते हैं। ठीक है, देखते हैं HIJ। ठीक है, और यहाँ से देखते हैं तो QRST, यानी कि दो का गैप है, तो के बाद क्या आना चाहिए यहाँ पे। ठीक, LM, यानी कि यहाँ पर पहला वर्ड जो है वो N होना चाहिए, और N से यहाँ का गैप देखें Q का, तो NOP। ठीक है, ये भी ओके है, यानी कि पहला वर्ड हमारा N होना चाहिए। तो N वाला कौन सा है, NOM। सी वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी अगर आप, अभी हम यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो देख लेते हैं बाकी के भी, आगे के O और M आएंगे कि नहीं। ठीक है, तो फिर यहाँ से देखें, I के बाद L है। ठीक है, तो IJK, यानी कि दो वर्ड आगे बढ़ा है, तो L के बाद क्या होगा, M, और N छोड़ के O आना चाहिए, तो O है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आगे, G के बाद J आया है। ठीक है, GHI, दो वर्ड है, तो J के बाद KL, यानी कि M आना चाहिए यहाँ पर लास्ट वर्ड, तो यहाँ पर M भी है। तो हमने चेक कर लिया बाकी के। ठीक है, एग्जाम में हम बाकी चेक नहीं करेंगे, फर्स्ट वर्ड हमने देखा कि N है, और N से एक ही ऑप्शन है, तो C लगा देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, वो जीके से है। अगला क्वेश्चन है, एक दर्जन केले का मूल्य 5 रुपए है, यानी कि 12 केले। ठीक है, वो 5 रुपए में है। एक दर्जन संतरों का मूल्य जो है वो 75 रुपए है, यानी कि 12 का 75 रुपए है, तो सवा दर्जन केले। ठीक है, सवा दर्जन का मतलब हो गया 12। ठीक है, और 1/4 यानी कि 3, 15 केले, 15 केलों का मूल्य, और 3/4 यानी कि ये हो गए 3/4, 3 3 9, 9 संतरे, इसका मूल्य कितना होगा, दोनों का मिला के हमें बताना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, मुझे पता है कि 12 किलो का मूल्य 5 रुपए है, तो 15 किलो का मूल्य कितना होगा, 5/12 गुणा 15, 3 5 15, 3 चौक 12, 25/4, डेट मीन 4 6 24, और 1 4 दूनी 8, 4 5 20, 6 रुपये 25 पैसे के तो हमें केले मिलेंगे, कितने, 15। अब 12 संतरे 75 रुपए के हैं, तो 9 संतरे कितने के होंगे, 75/12 इंटू 9, 3 3 9, 3 चौक 12, 5 3 15, 1 7 3 21, और 2 22/4, 4 5 20, 4 6 24, 56 रुपये 25 पैसे टोटल हमें बताना है, तो 6 रुपये 25 पैसे इसमें और जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 50, 6 2 12, और 1 62 रुपये, ऐसा कुछ है। अच्छा, तो सवा दर्जन केले, सवा दर्जन केले हैं, और 3/4 दर्जन संतरे। हाँ ठीक है, तो 62 रुपये 50 पैसे आया। ठीक है, लेकिन ऑप्शन हमने देखा
ऐसा कोई नहीं है, ठीक है। लेकिन आगे ये नोट लिखा है, ये क्वेश्चंस जो है इसके आंसर जो हैं वो सारे गलत दे रखे हैं ऑप्शन में, तो इस वजह से ये सबको एक नंबर मिला होगा, ठीक है, सबको एक एक मार्क्स मिला होगा जिन्होंने भी एग्जाम दिया होगा। इसमें 62 रुपये 50 पैसे टोटल आएगा, जो कि इन ऑप्शनों में किसी में नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। ये एक आकृति दे रखी है, यानी कि फिगर दे रखा है, और उसमें बताया गया है कि चॉकलेट वाले सर्किल में है, वनीला वाले स्क्वायर में है, और ट्राइंगल में स्ट्रॉबेरी वाले हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया है कितने बच्चे चॉकलेट वनीला दोनों पसंद करते हैं, यानी कि चॉकलेट भी और वनीला भी। डेट मीन्स सर्किल और स्क्वायर में कितने बच्चे आ रहे हैं, लेकिन स्ट्रॉबेरी पसंद नहीं करते, यानी कि ट्राइंगल में नहीं होना चाहिए, वो दोनों ट्राइंगल में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ट्राइंगल में ये नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। ये ट्राइंगल में ये भी काउंट नहीं होगा, एक तो ये बाहर भी है, ठीक है। हमें केवल सर्किल और इसके अंदर देखना है। तो 15 नंबर एक ऐसा है जो ट्राइंगल में नहीं है, बाकी हमारा सर्किल के अंदर भी है और स्क्वायर के अंदर भी है। डेट मीन के 15 बच्चे ऐसे होंगे जो चॉकलेट और वनीला दोनों पसंद करते हैं, लेकिन स्ट्रॉबेरी नहीं पसंद करते। अगला क्वेश्चन है कितने बच्चे स्ट्रॉबेरी पसंद करते हैं, यानी कि ट्राइंगल में होना चाहिए लेकिन वनीला पसंद नहीं करते हैं। वनीला मतलब स्क्वायर में नहीं होना चाहिए, ट्राइंगल में होना चाहिए, स्क्वायर में नहीं होना चाहिए। डेट मीन ये नहीं आएगा, ठीक है। ये हो सकता है और ये हो सकता है, ठीक। स्ट्रॉबेरी, हाँ ठीक है, और ये भी हो सकता है, ठीक। लेकिन वनीला पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। तो 4 और 3 7, 7 बच्चे ऐसे हैं जो, ये भी स्क्वायर में है ना वनीला, 4 3 7 हो गया, सी नंबर, ठीक है। एक ट्रायंगल में ये है और एक ये है, बाकी ये दो स्क्वायर में आ रहे हैं, स्क्वायर वाले हमें चाहिए नहीं। तो 7 बच्चे ऐसे हैं जो स्ट्रॉबेरी पसंद करते हैं लेकिन वनीला पसंद नहीं करते, यानी कि ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला जो होगा वो इसमें करेक्ट होगा। अगला है वनीला पसंद करने वाले और चॉकलेट पसंद करने वाले बच्चों के बीच का अनुपात क्या है, यानी कि इसका और इसका बताना है हमें, ठीक है। तो वनीला देख लेते हैं, सबसे पहले वनीला बोला गया है, तो वनीला में है 7 5 12 और 12 12 24 5 39, 39 हो गया, ठीक है। एक तो ये कट गया, ये कट गया, दो बचे। डिवाइड, अब चॉकलेट, सॉरी चॉकलेट में है ना सर्किल, सर्किल में 7 3 10, ये 40, और ये कितना हो गया 55, यानी कि डी वाला ऑप्शन जो होगा थर्ड वाला वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीके से। अगला क्वेश्चन है यदि नीचे दिए गए समीकरण सही है तो इसमें मतलब हमें साइन को इंटरचेंज करना है, ठीक है। मल्टीप्लाई और माइनस का ऐसे करके हमें चेंज करना है। तो नंबर है हमारा 1.5 और माइनस, ठीक है, डिवाइड कहाँ रहा है ये, ठीक है। मल्टीप्लाई और माइनस को करते हैं, ठीक। +8 -9 और माइनस की जगह मल्टीप्लाई 16 डिवाइड बाई 2 बराबर 4। यहाँ से हमने देखा 2 8 16, 8 9 72, लेकिन हमें लाना 4, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अगला देखेंगे, डिवाइड और माइनस को इंटरचेंज करेंगे। 1.5 +8 मल्टीप्लाई 9, अब आ गया यहाँ डिवाइड 16, सॉरी यहाँ पे गड़बड़ कर दी हमने, डिवाइड और माइनस करना है, ठीक है। 1.5 +8 मल्टीप्लाई 9, यहाँ आएगा डिवाइड और यहाँ आएगा माइनस बराबर 4, ठीक है। तो 9/16, अगर मैं इतने पार्ट को अगर देखूं, तो ये क्या हो गया 8 गुणा 9/16, ये तो हुआ 8 दूनी 16, यानी कि 9/2 का मतलब होता है 4.5, यानी कि इस पूरे का मतलब क्या है 4.5। तो 15 +4.5 -2, सॉरी 15 नहीं 1.5 है ये भी, बराबर 4। तो ये हो गया 6 -2 = 4 और 4 = 4। डेट मीन ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो इसका करेक्ट होगा, बी वाला, ठीक है। आगे जीके से है।
ओके, क्वेश्चन नंबर 35 है कि एक निश्चित धनराशि पर 12% की दर से 6 वर्ष तथा 12 वर्ष में अर्जित साधारण ब्याज का अनुपात कितना होगा। ठीक है, मान लेता हूं कि मैं, वैसे तो इसका एक और दो होगा कि, ठीक है, क्योंकि हमारा सब कुछ सेम है, ऐसे समझ लीजिए सब कुछ सेम है। और साधारण ब्याज में क्या होता है, एस आई बराबर होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टी अपॉन 100। अब बोल रहा है कि वो हम यहीं से देख लेते हैं, ठीक है, इन नंबर की भी जरूरत नहीं है। पी आर टी अपॉन 100, पी सेम है तो पी कट जाएगा, आर सेम है 12% की दर से निकालना है तो आर भी कट जाएगा। अब बचा T1 और T2, ठीक है, वो 6, ये 100 से 100 कट गया, तो ये 6 है और ये 12 है, तो 1:2 का रेशियो आ जाएगा। वरना 100 लेके भी आप कर सकते हैं, वहां से भी आप ऐसा ही निकालेंगे, ऐसा ही के रेशियो निकालेंगे तो 1:2 ही आएगा, ठीक है। वरना ये यही होता है कि जो आपका टाइम होता है उसका रेशियो देख लें, वही इसका आंसर होगा, ठीक है, साधारण ब्याज का, क्योंकि सेम ही रहता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और 36 है। इन्होंने कोडिंग की है कि TRE को 8346 लिख लिया, फैमिली को ये लिखा है, तो रियलिटी को हम क्या लिखेंगे। तो यहाँ से फाइंड आउट करूंगा कि आर को मैंने 3 लिखा है, ठीक है, तो आर की कोडिंग में 3 कर दूंगा। इसके बाद ई है, ई को मैंने 4 लिखा है, ए को क्या लिखा है लोगों ने, 0 लिखा है, तो 340 यानी कि 342 कटेगा, 349 कटेगा। अभी दो ऑप्शन बचे हमारे पास। एल को क्या लिखा है, एल को लिखा है 7, ठीक है, तो ये 9 वाला कट गया, यानी कि ऑप्शन नंबर आगे नहीं जाएंगे क्योंकि यहीं से हमें मिल गया आंसर हमारा, बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है जीके से। ओके, 38 नंबर है, 10 दर्जन सेब, 15 दर्जन आम, 20 दर्जन संतरे बेचने के लिए रखे गए हैं, ठीक है। यदि क्रमशः प्रत्येक में क्रमशः 1/2, 1/3, 1/4 भाग जोड़ दिया जाए तो अब बेचने के लिए कुल कितने फल हो गए, ठीक है। 1/2 का मतलब 50%, यानी कि 10 थे तो 10 का 50%, यानी कि अब ये कितने हो गए, 15 हो गए। 10 का 50% 5 होता है, तो 10 में 5 ऐड करेंगे तो 15 हो गए। और 1/3 मतलब 1/3 का मतलब इसका 5 हो गया, तो 15 में 5 जोड़ेंगे 20 दर्जन, अब ये हमारे क्या हो गए, आम हो गए। 1/4 होता है 5 20 का, तो 20 में 5 जोड़ेंगे, अब 25 दर्जन जो हो गए वो संतरे हो गए। इनको ऐड कर लेते हैं, 30 40 20 60 दर्जन हो गए, ठीक है। टोटल फल पूछा है तो 12 से गुणा कर लो, क्योंकि एक दर्जन में 12 होते हैं, तो 12 छंग 72, 720 जो है वो इसका आंसर होगा, यानी कि पहला वाला ए वाला जो है वो इसका आंसर होगा। चलिए फिर आगे बढ़ेंगे। फिर कोडिंग से है, ए का अर्थ प्लस है और ये मतलब मल्टीप्लाई का एंड है, तो इसी तरीके से। तो 7 अल्फा का मतलब होता है मल्टीप्लाई से, मल्टीप्लाई लिख दिया। 2 बी का अर्थ है माइनस, तो माइनस लिख दिया 135। एंड का मतलब है डिवाइड, तो डिवाइड लिख दिया 5। अल्फा का मतलब हमें पता है मल्टीप्लाई है, तो 3। और एंड का मतलब डिवाइड है, तो 9। और ए का मतलब प्लस है, तो 1। यहाँ से पहले हमें बॉड मास हमें पता है, बॉड मास में सबसे पहले डिवाइड होता है, तो यहाँ से मिलेगा ये, तो 7 गुणा 2 माइनस 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35, 27 मिल गया इतने से। मल्टीप्लाई 3/9 यानी कि 1/3 बचा, ये यहाँ से 1/3 बचा, प्लस 1। फिर मल्टीप्लाई होता है, तो ये 7 दूनी 14 हो गया, ये 3 नीम 27 हो गया, प्लस 1, ठीक है। 14 और 1 15, फिर उसके बाद प्लस होता है, फिर माइनस होता है, तो 6। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो फोर्थ वाला इसका करेक्ट होगा, 6 जो है वो इसका आंसर होगा, ठीक। तो बॉड मास लगाना है और कुछ नहीं करना है, मतलब जो कोडिंग दे रखी है उस कोडिंग को वहां पर लिखो सही से, उसके बाद बॉड मास लगा के इसको सॉल्व कर दो। 40 नंबर है जीके से, 41 जीके से, ये भी जीके से। ओके, 43 है, कार बी कार ए से दुगनी गति से दौड़ रही है। कार मतलब दो कारें हैं, एक कार ए है एक कार बी है, तो कार बी क्या है, अगर कार ए की x स्पीड है तो कार बी की 2x स्पीड है। यदि कार ए जो है वो 1.5 घंटे में 90 किलोमीटर दूरी तय करती है, यानी कि 90 किलोमीटर की दूरी
वो 60 और 30 90 मिनट में तय कर रही है, यही कहना चाह रहा है ना। तो हमें बताना है कि कार बी की गति कितनी है। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, घंटे में लेने देते हैं। 1 + 1/2 यानी कि 3/2, और ये 2 ऊपर चला गया। यहाँ से स्पीड हमें पता लग जाएगी, तो 30 × 9, ये 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में कारें चल रही है। अब हमें पता है कि स्पीड दुगनी है बी की, तो बी की स्पीड पूछी, तो बी की स्पीड डबल कर देंगे, 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगी, यानी कि डी वाला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2 में है, वो इसका करेक्ट होगा। ठीक है, ये समझ आ गया ना। 90 और 3/2, 1.5 घंटे को हमने कन्वर्ट कर लिया फ्रैक्शन में। ठीक है, तो 2 एकम 2 और एक 3, 3/2 आ गया, और यहाँ 3/2 लिखेंगे तो 2 पर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। नेक्स्ट है नाटक, सिनेमा, दस्तावेजी, रोड शो। ये 4 चीज़ें दे रखी हैं। अब ऑप्शन में देखना है, मतलब जो स्टेटमेंट दे रखे हैं उसके हिसाब से हमें बताना है कौन सा इसमें करेक्ट होगा। इन सब का इस्तेमाल कोई सामाजिक संदेश देने के लिए किया जा सकता है, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, इसको अभी रख लेते हैं, आगे पढ़ते हैं। ये सभी थिएटर्स में प्रदर्शित किए जाते हैं। तो रोड शो तो थिएटर में नहीं होता, ना तो दस्तावेजी होती है, बस सिनेमा है या नाटक है, थिएटर में कर सकते हैं, तो ये नहीं होगा। ये सब केवल अंग्रेजी भाषा में ही होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, हिंदी में या फिर आपकी रीजनल लैंग्वेज जो होती है उसमें भी होते हैं। कोई समानता नहीं है, ऐसा तो नहीं है, समानता है ना, कि कोई सामाजिक संदेश अगर देना हो तो हम इनका यूज़ कर सकते हैं, रोड शो में या फिर सिनेमा में, नाटक में। तो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो इसका करेक्ट होगा। 45 है कि आर ने 13% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर 1200 रुपये उधार लिए। ठीक है, आर को 5 वर्ष बाद कितनी धनराशि का भुगतान करना पड़ेगा, तो 5 वर्ष का देख लेते हैं। 1200 रुपये उधार लिए हैं, तो 1200 × 5 × 13 / 100, 12×5 = 60 होते हैं, और 13×6 = 78, 780 रुपये उसको ब्याज देना होगा, यानी कि 12 और 7 ये ऐड कर देंगे, 1980 रुपये उसको वापस करना होगा, यानी कि सी वाला जो कि ऑप्शन नंबर 2 में वो इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 46, 3A, 2B और सी, ये सब क्या है, आपस में बराबर है, तो ए बी सी हमें बताना है, ए बी सी बताना है। तो जो, या तो फिर आप इस तरीके से कर सकते हैं इसको, कि जो इसके कोफिशेंट है वो ही इसको अपॉन में लिख दीजिए। ठीक, या फिर इसको एक 2 और 3, एक का हम एलसीएम ले लेंगे 6, यानी कि 6 से डिवाइड करिए, फिर आप इसका एलसीएम लेके वहां से निकाल सकते हैं। तो इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। बेस्ट वे है कि आप ये कोफिशेंट हो, इसको आप डिवाइड में ले लीजिए, आंसर आपका निकल आएगा बी वाला। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 1739 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि ये पूर्णतः 11 से विभाजित हो जाए। ठीक, 739, तो हमें पता है 11 से डिवाइड करने के लिए कितना, ये 4 आ गया, 9 7 16 आ गया, या तो 0 होना चाहिए या फिर 11 आना चाहिए। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसमें कितना ऐड करें, या फिर एक काम कर सकते हैं, इसको छोड़िए। 11 × 11, 6 बचे, 11×5 = 55, और बचे 5 3 8, 11×8 = 88, बचे कितने, एक, एक रिमाइंडर बचा, तो 10 और ऐड कर देंगे इसमें, तो ये 11 से पूर्णतः डिवाइडेड हो जाएगा। ठीक है, तो इसको इस तरीके से कर लीजिए, फास्ट हो जाएगा, उससे फिर थोड़ा लंबा टाइम ले लेंगे आप। तो 11 से सीधे डिवाइड करिए और यहाँ से आंसर निकाल लीजिए। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए अनुक्रम में से कितने 6 ऐसे हैं जिनके तुरंत पहले 3 है लेकिन तुरंत बाद 0 नहीं है। ठीक है, तो 0 नहीं होना चाहिए, तो 36 देखेंगे, ये एक मिल गया, ये एक मिल गया, ये एक मिल गया, ये वाला नहीं हो सकता, और
और नहीं है, ठीक है। तो 1 2 3 3 ही है ना, बी वाला इसका करेक्ट होगा। अगला है 50 नंबर। एक व्यक्ति ने 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है। आधे रास्ते पहुंचने के बाद वह अपनी गति को दुगनी कर देता है। वह 5 घंटे तक चलता है, लेकिन उसके द्वारा क्या बताना, उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी हमें बतानी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में भी जो है ऑप्शन नहीं है मैचिंग में। ठीक है, तो इसका सबको मार्क्स मिला होगा। इसकी दूरी नहीं निकल सकती क्योंकि 3 किलोमीटर घंटे से गति से चल रहा है। आगे ये नहीं बताया कि रास्ता आधा कितना चला है, वो कितना मतलब आधा कितना है। 5 घंटे से तक चला है, 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चला है, और टोटल 5 घंटे चला है, यानी कि टोटल वो 15 किलोमीटर चलना चाहिए। बट इसमें कहीं पे जाके वो किसी पॉइंट पे डबल भी स्पीड उसने दुगनी कर दी। अब वो पॉइंट पता ही नहीं है, तो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक, तो इसमें हम नहीं कर सकते, तो इसको सबका मार्क्स मिला होगा। अगला क्वेश्चन है, त्रिकोणमिति से cos थीटा बराबर 4/5 दे रखा है, यानी कि ये वैल्यू दे रखी है। तो यहाँ से ये 3 निकल आएगा हम। ठीक है, 3 कैसे निकलेगा, हमें पता है ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण हमें पता है 5 का स्क्वायर 25 है, आधार का 16 है, प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, ये इधर जाएगा तो 25 माइनस 16 यानी कि 9 बचेगा, लंब का स्क्वायर और लंब यहाँ से हमारा 3 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से, या फिर ट्रिपलेट आप याद कर लीजिए, 3 4 5 ऐसे ट्रिपलेट होता है, 6 8 10। तो कुछ मेन मेन ट्रिपलेट हैं बेसिक से, उनको आप याद कर लीजिए। तो ये निकल आया। अब हमारा सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा हमें देखना है। तो सेक थीटा कितना है, 5/4 प्लस, और कॉसेक थीटा कितना, 5/3। एलसीएम ले लेंगे, नीचे तो 12 आएगा, यहाँ 15, यहाँ 20, ये हो गया 35/12। डेट मीन सी वाला ऑप्शन यानी कि फर्स्ट वाला इसका करेक्ट होगा। ठीक है, तो गाइस आगे बढ़ेंगे अब, और क्वेश्चन नंबर 53 है कि अंकों का माध्य निकालना है, मतलब कि मीन। उसका मीन हमें पता है, हमने पिछले अभी क्वेश्चन में हमने मीन निकाला था। तो मीन कैसे निकलता है, इन सब का सम कर देंगे और उसको जितने नंबर है उससे डिवाइड कर देंगे। तो 1 और 19 हो गए 20, 18 और 2 हो गए 20, 17 3 20, और एक 10। डेट मीन 70 आ गया सम, और नंबर है हमारे पास 7, यानी कि जो मीन आया वो कितना आया, 10। डेट मीन जो बी वाला है यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो इसका करेक्ट होगा। ठीक है, और ये शफलिंग को आप ध्यान रखना। ये अक्सर जो कैंडिडेट होते हैं वो क्या करते हैं, जल्दी में उन्होंने आंसर निकाला, उन्होंने देखा बी है, ठीक है, बी में 10 आ गया। फिर क्या किया उन्होंने, नीचे नहीं देखा, नीचे क्या कर रखा है, ऑप्शन को शफल कर रखा है। शफल में क्या होता है कि वो ऊपर नीचे हो जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ए नीचे है सबसे, फिर बी है, और डी दूसरे नंबर पे, सी पहले नंबर पे। तो इस चीज को जरूर ध्यान दें। ठीक है, इसको देखने के बाद ही आगे बढ़े। ठीक है, तो ये थर्ड वाला ऑप्शन बी उसके अंदर है, वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, किसी कोड में यदि ग्रेड को JOEJK कहा जाता है, तो जेब्रा का जो कोड है वो क्या होगा। ठीक है, तो ये कोडिंग वाले जितने भी क्वेश्चन होते हैं उन सब के लिए एक वर्ड है इजोटी, जो आपको इजीली याद हो जाएगा। और इससे होगा क्या, इजोटी का मतलब 5 10 15 20 और ये 25 से आप यहाँ तक काउंटिंग कर लें। ठीक है, और ये नंबर आप याद रखें कि इजोटी में ऐसे आता है। इससे क्या होगा, जब हम ये कोडिंग करेंगे ना नंबर्स की, तब इजीली मतलब फास्ट हो जाएगा हमारी कोडिंग, कैलकुलेशन हमारी जो है वो फास्ट हो जाएगी। हमें पता है E5 पे आता है, मतलब 5 नंबर पे, 10 नंबर पे J होता है, 15 पे O, 20 पे T और 25 पे Y। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं इनकी कोडिंग अगर मैं देखूं, क्योंकि जैसी कोडिंग यहाँ होगी इन दोनों में, वैसे ही आगे मुझे बनाना है। ठीक है, तो जो कोडिंग यहाँ होगी वही मुझे चेक करनी है। तो अगर मैं देखूं ग्रेड के अंदर G से J तक गया है, ठीक है, तो GHI, यानी कि दो जो है प्लस हुए हैं, तो हम प्लस कर देते हैं। Z के बाद A होगा और B होगा, यानी कि अगला जो नंबर होगा वो C होगा। तो ये ऑप्शन A और B यहाँ से एलिमिनेट हो गए हमारे। एलिमिनेट करने का बहुत फायदा होता है। हम
उस ऑप्शन को हटा देते हैं जो बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, तो अब हमारे पास 50-50 रह गया, चांसेस हमारे ज़्यादा हैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के, तो जो एलिमिनेशन मेथड है उसको ज़रूर लगाएं। फिर आर के बाद ओ आया है, डेट मीन आर तो आगे आता है, ओ पीछे आता है, तो ओ पी और क्यू। ठीक है, यानी कि दो जो है माइनस हुए हैं, तो अब हम माइनस कर लेते हैं। ई के बाद ई से पहले डी और सी आता है, यानी कि बी आएगा यहाँ पे, तो सी बी बी यहाँ भी है। ई को एज इट इज मतलब सेम रखा है, ई को चेंज नहीं किया है, तो हम भी थर्ड वाले को चेंज नहीं करेंगे और यहाँ पर बी का बी लिख देंगे, यानी कि इसमें भी है बी और इसमें भी बी है। आगे चेक करते हैं। अब एक को इन्होंने जे लिख दिया, मुझे पता है ए का नंबर 1 होता है और जे का नंबर 10 होता है, यानी कि प्लस का 9 जो है बड़ा है, +9 इंक्रीमेंट हुआ है, ए जो आगे को गया है और प्लस का 9 बड़ा है। तो अगर मैं आर को देखूं, आर 18 पर होता है, 18 में 9 ऐड करूंगा 27, 27 मेरे अल्फ़ाबेट नहीं होते हैं, 26 तक होते हैं, 26 तक होते हैं, तो फिर से अल्फ़ाबेट स्टार्ट हो जाएंगे और यहाँ पर 27 नंबर पर क्या आएगा, ए आएगा, तो आर का जो है वो ए हो जाएगा और वो है ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, तो यहाँ से ये एलिमिनेट हो गया। अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं पेपर को, तो आगे वाला भी चेक कर लेते हैं क्या बिल्कुल जैसे पहले कोडिंग की गई है वैसे ही कोडिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वरना एग्जाम में आप यहीं तक करना, आगे वाला मत चेक करना। ठीक है, तो अगला देख लेते हैं। टी है और टी को इन्होंने के लिख दिया, मुझे पता है टी 20 पे होता है और के होता है 11 पे। डेट मीन माइनस का 9 जो है मतलब पीछे गया है, टी से पीछे गए हैं, 9 पीछे गए हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि 20 में से 9 हमने माइनस किए हैं, यहाँ पर हमने पहले वाले में प्लस किए थे, तो वो 11 आया। अब यहाँ देख लेते हैं, ए जो है मुझे पता है या तो 1 पे होता है या 27 पे होता है, और हमें पीछे जाना है तो फिर 27 लेंगे। ठीक है, तो -9 करना है, -9 हुए ना इस वाले में, तो -9 से ये आ जाएगा 18 पे, 18 पे होता है आर जो कि इसमें मौजूद है, दैट मीन हमारा जो हमने ऑप्शन डी लगाया था वो सही है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 2 अंकों का योग जो है वो 9 है। ठीक है, और ढाई के अंक से इकाई का जो अंतर है वो 1 है, यानी कि ढाई का अंक बड़ा होगा, इकाई का अंक छोटा होगा। तो पहले तो हम योग देख लेते हैं। ठीक है, 5 4 9, 6 3 9, 5 4 9, 7 2 9, यानी कि सबका 9 जो है वो सम आ रहा है, योग जो है दोनों का नंबर का 9 आ रहा है। अब क्या देखना है हमें, ढाई का अंक और इकाई का अंक का अंतर देखना है, तो ये छोटा है ढाई का अंक, ये तो हो नहीं सकता। 6 और 3 का गैप होगा, यानी कि अंतर जो डिफरेंस है वो 3 होगा, बट यहाँ लिखा है क्वेश्चन में 1, तो ये भी नहीं होगा। 5 और 4, 5 बड़ा भी है और डिफरेंस भी 1 आ रहा है, तो ये हो सकता है। 7 और 2 का डिफरेंस 5 होता है, तो ये भी नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। कोई कैलकुलेशन या कोई इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं, आप बस सिंपली इसको क्वेश्चन को पढ़ें और कर लीजिए। आगे बढ़ेंगे, ये तो सारे जीके से हैं। ठीक है, ओके, 60 नंबर क्वेश्चन है। एक दुकानदार ने 10 पेंसिल के डिब्बे 100 रुपए प्रति डिब्बे की दर से खरीदे हैं, यानी कि 10 डिब्बे हैं 100 रुपए के हिसाब से खरीदे हैं, इसका मतलब उसने 1000 रुपए का खर्चा कर दिया, जिसमें प्रत्येक में 10 पेंसिल हैं। 10 पेंसिल का मतलब है कि यहाँ से हम लिख सकते हैं कि 100 पेंसिल होगी, 10 इंटू 10। ठीक है, 100 पेंसिल की कीमत क्या है, 1000 रुपीज है। अब पेंसिल को उसने क्या करा, 12% लाभ पर बेच दिया, तो 1000 रुपए का माल था, मैंने इसको 12% के लाभ पर बेच दिया, तो ये कितना हो गया, 1120 रुपए। और शायद यही पूछा था, कुल विक्रय मूल्य कितना है, तो 1120, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड जो होगा वो इसमें करेक्ट होगा। चलिए फिर आगे बढ़ेंगे। 61 में है कि 500 रुपए, यदि आप 500 रुपए प्रति वस्तु की दर से 3 वस्तु खरीदने के लिए गए, तो भैया ये 500 रुपए के हिसाब से अगर मैं 3 वस्तुएं खरीदूंगा तो ये 1500 रुपए की मुझे पड़ेंगी या मिलेंगी। हालांकि दुकान पर दी गई छूट के अनुसार उसको 2 वस्तुएं खरीदने पर एक मुफ्त मिल जाती है। अब भैया लेने तो गए 3 थे, लेकिन पता लगा वहां जाके कि अगर 2 खरीदोगे तो एक तुम्हें फ्री मिल जाएगी, यानी कि एक के पैसे बच गए भैया मेरे। तो अब मैंने 2 खरीदी हैं, तो इसके कितने रुपए दिए, 1000 रुपए। डेट मीन मुझे कितने का फायदा हो गया, 500 रुपए का फायदा हो गया। अब यही पूछा है कि उसने परसेंटेज में या प्रतिशत में बता दीजिए कितनी छूट आपको मिल गई। अब भैया 1500 तो देते, हम तो खरीद मन बना के गए थे कि 3 वस्तुएं लेके आनी है, 500 रुपए की एक है,
तो 1500 रुपये घर से लेके गए थे। हुआ ये कि वहां पर ऑफर चल रहा था कि 2 वस्तुएं खरीद लो, एक फ्री मिल जाएगी, तो एक के पैसे बच गए। तो वही प्रतिशत में हमें बताना है कितने प्रतिशत का हमें फायदा हो गया। ठीक है, तो 500/1500 मल्टीप्लाई 100, 2 0 और 5×3 = 15, यानी कि 100/3, और इसका मतलब होता है 33.33%। ठीक है, या फ्रैक्शन में 1/3। तो ये चीजें आप याद रखना। डेट मीन ऑप्शन नंबर डी या फिर थर्ड वाला जो होगा वो इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, और अगले क्वेश्चन में है कि बहुलक और माध्यिका बताना है। ठीक है, दो चीजें हमें बतानी है, एक तो बहुलक और एक मीडियन। तो बहुलक वो होता है जो सबसे ज्यादा बार आए, यानी कि सबसे ज्यादा रिपीट हो। अगर इसमें सबसे ज्यादा देखें हम तो क्या रिपीट हो रहा है, 8 8 8, 4 बार हो रहा है। तो भैया 4 बार हो रहा है 8, तो इसका मतलब बहुलक क्या हो गया हमारा, 8 हो गया। तो यहाँ पर बहुलक 7 है, ये नहीं होगा। 6 है, ये नहीं होगा। 6 है, ये नहीं होगा। तो नंबर जो हमारा सी है वो इसका करेक्ट होगा। ठीक है, तो आगे एग्जाम अगर हम दे रहे हैं तो आगे नहीं करेंगे, क्योंकि बहुलक का एक ही ऑप्शन है जिसमें 8 है, ऑप्शन सी, यानी कि 1 नंबर वाला आपका करेक्ट होगा। लेकिन हम कर रहे हैं प्रैक्टिस, तो मीडियन भी निकालना सीखते हैं कि कैसे मीडियन को हम निकालेंगे। ठीक है, तो मीडियन कैसे निकालेंगे, इन सारे नंबर को हम देखते हैं। 6 6, ठीक है, 6, और फिर इसके बाद 7 7, अब 4 बार 8। तो यहां से अगर देखूं मैं तो 4 बार 8, ठीक है, तो ये 7 जो है इसका मीडियन आ रहा है। दैट मीन सी वाला इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन से। ठीक है, तो ब्लड रिलेशन की एक अलग से भी वीडियो अपलोडेड है, अगर आपको वो कॉन्सेप्ट डीप में समझना है। ठीक है, बेसिक से उसमें बताया गया है, एक वीडियो अलग से है, तो प्लीज़ उसको भी देखिए, ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। एक व्यक्ति एक महिला को उसके चाचा के पिता की बेटी बताता है। उसके चाचा का एक ही भाई है, वो महिला उस पुरुष की है। ठीक है, तो एक व्यक्ति है कोई, एक महिला को, व्यक्ति है ये। अब इनके चाचा कौन होंगे, इनके पिताजी के भैया, ये इनके चाचा आ गए। ठीक है, ये व्यक्ति है कोई। ठीक, ये रिलेशन बन गया। क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति एक महिला को उसके चाचा के पिता, अब चाचा के पिता यानी कि इनके दादाजी, चाचा के पिता या भैया के पिता एक ही बात है, की बेटी यानी कि इनकी बहन की बेटी बताता है, यानी कि इसकी बेटी बताता है। उसके चाचा का एक ही भाई है, यानी कि इनके पिताजी। वो महिला उस पुरुष से कैसे संबंधित है। तो ये महिला, अब हम देख पा रहे हैं, ये महिला इसकी कैसे संबंधित है, ये कजिन है इसकी, फुफेरी बहन है इसकी। ठीक है, या फिर कजिन होगी, कजिन सिस्टर है इसकी, सिस्टर नहीं लगाएंगे, कजिन होगी। ठीक है, तो सी वाला ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट होगा। और ये जो मैंने सिंबल इसमें बनाए हैं, तो पहले भी मैंने बताया था, क्वेश्चन आया था, ये ट्रायंगल होता है मेल के लिए और ये फीमेल के लिए मैं यूज़ करता हूँ, ताकि मैं इजीली इसको समझ सकूँ और हौच-पौच ना हो क्वेश्चन करते टाइम, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में तो प्रेशर होता है, फिर ऊपर से अगर हम क्लियर ना रखें कुछ चीज़ें, तो वो फिर समझ में नहीं आती कि हमने क्या लिखा, क्या हुआ। उस टाइम ये होता है कि जल्दी जल्दी हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो ये आप अपना बना लीजिए, कुछ भी सर्किल ले लीजिए, चाहे मेल के लिए आप हेक्सागन ले लीजिए, स्क्वायर ले लीजिए, रेक्टेंगल ले लीजिए। ठीक है, कुछ भी ले लीजिए, वो अपने आप सहूलियत के हिसाब से जिसमें आप अच्छा समझें। मैं ट्रायंगल लेता हूँ मेल के लिए और सर्किल फीमेल के लिए। ये एक जनरेशन है, ठीक है, ये दूसरी जनरेशन है, और ये तीसरी दादाजी वाली जनरेशन है। ठीक है, तो ये ऊपर जो साइन जाता है वो ऊपर वाली जनरेशन है, नीचे को नीचे वाली जनरेशन। ठीक, आगे बढ़ेंगे अब। एक आयत का क्षेत्रफल 168 वर्ग सेंटीमीटर है तथा चौड़ाई जो है 7 सेंटीमीटर है। उसके विकर्ण की लंबाई बतानी है। आयत है, ये क्षेत्रफल होता है, 168 दे रखा है। अगर यहां से देखूं मैं, ठीक है,
तो मुझे क्या दे रखा है, उसकी चौड़ाई यानी कि ब्रेथ दे रखी है 168। क्या हो रहा है ये? ओके, ठीक है। तो 168 है ये। और तो L बराबर यहाँ से क्या निकल आएगा? ये 7 है, ठीक है। 7 दूनी 14 और 7 चौक 28। एल की वैल्यू 24 आ जाएगी। एल की वैल्यू 24 हो जाएगी। तो आयत इस तरीके का होता है कुछ। ये लंबाई होगी 24 और ये इसकी चौड़ाई होगी 7, ठीक है। और इसका ट्रिपलेट जो होता है वो ये 25, यानी कि ये जो निकलेगा वो बिकर्ण निकलेगा। यहाँ से अगर मैं देखूँ इसको, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। और मुझे पता है, मैंने पहले भी अभी निकाला था, कर्ण का स्क्वायर, व्हाट इज दिस, ठीक है। कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कणक निकालना है मुझे, ठीक है। मैंने तो डायरेक्ट लिख दिया क्योंकि ट्रिपलेट मुझे पता था। आप भी याद कर लीजिए ताकि आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो, जिससे आप क्वेश्चन करते टाइम टाइम कम ले। तो कण मुझे नहीं पता है अभी, ठीक है। तो लंबाई कितनी है? 24 है, यानी कि 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर होता है 576, यानी कि 576, और ये होता है 49। ये टोटल हो जाएगा 625। और जब अंडर रूट लगाएंगे तो कण आ जाएगा हमारा 25, ठीक है। 25 मतलब डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। और अगला जो क्वेश्चन है हमारा 66 नंबर, उसमें दे रखा है कि एल एम एन और यू वी डब्ल्यू समरूप त्रिभुज है, यानी कि एक से त्रिभुज है। तो एस की वैल्यू हमें निकालनी है, यानी कि ये वाली वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो दो ट्राइंगल है, मुझे पता है ये वाली साइड इसके बराबर और ये इसकी तरह है समरूप, और ये इसकी तरह सेम है, ठीक है। तो एस डिवाइडेड बाई 32, सेम साइड हम लेंगे, ठीक है। और छोटे वाले ट्राइंगल का लिया है तो 7 है इसका, ठीक है। तो 7 डिवाइडेड बाई 28, 7 चौका 28 और 4 अट्ठे 32। तो s बराबर 8 आ गया, ठीक है। जो s की वैल्यू है वो 8 है, यानी कि सी वाला ऑप्शन जो होगा वो नंबर 2 में वो करेक्ट होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन है। थीटा की वैल्यू दे रखी है 30 डिग्री, और टेन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमें निकालनी है। तो टेन स्क्वायर 30 जो होता है, टेन 30 की वैल्यू हमें पता होना चाहिए। टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3। अब स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दो, प्लस कॉट 30 की वैल्यू होती है √3, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दो। ये हो गया 1/3, ये हो गया 3, और ये हो गया 10/3, ठीक है। यानी कि ऑप्शन वाला जो डी है ऑप्शन, वो थर्ड में है, वो इसका करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे। 280 और 144 का महत्तम समवर्तक, यानी कि जी ये नहीं है, एच सी एफ, ठीक है। एच सी एफ ज्ञात करना है हमें, ठीक है। तो एच सी एफ कैसे ज्ञात करेंगे? तो ये हो गया 7 चौका 28, यानी कि 2 और 2 पंजे 10, ठीक है। 7 दूनी 14 दूनी 28 और 28 दाम, ठीक है। इसका कितना हो गया? 2 × 2 3, 2 × 2 × 3, ये फैक्टर हो गए। और एचसीएफ में क्या लेते हैं? जो दोनों में कॉमन हो वो लेंगे, ठीक है। तो एक 2 उठा लेंगे, एक 2 और आ जाएगा, 3 नहीं आ सकता, एक 2 और आ जाएगा, ठीक है। बाकी ना इसमें कॉमन है ना उसमें कॉमन है, तो ये कितना हो गया? 8 हो गया। तो एचसीएफ जो होगा यानी कि ऑप्शन बी 8 होगा, और ऑप्शन नंबर 2 में भी है।
अगला क्वेश्चन है 69 नंबर, क्यू ने एक मेज 1350 रुपए में खरीदी और 1100 रुपए में बेच दी। अब भैया मुझे दिख रहा है, सॉरी 13,500 में खरीदी और 11,000 में बेची, तो सीधा सीधा दिख रहा है कि हानि हुई है उसको। अब हानि कितनी हुई है, वो हुई है 2500 रुपए की, ठीक है, 2,500 रुपए की उसको हानि हो गई। अब यही हमको परसेंटेज में बताना है कि कितनी हानि हुई है। ठीक, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, पचम 25, 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35 और 500 डिवाइडेड बाई 27। तो ये क्या है, फॉर दिस एक नोट भी दे रखा है कि फॉर दिस क्वेश्चन डिस्पेंसरी इज फाउंड इस क्वेश्चन आंसर, ठीक है, मतलब कि इसके जो ऑप्शन है वो गलत दे रखे हैं। ये अप्रोक्स अगर हम देखें, मतलब एग्जैक्टली जो इसका नंबर आएगा डिवाइड करने पे 500 को, वो आएगा 18 पॉइंट समथिंग, ठीक है, 18.52%, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं है। तो इसका मार्क जो है, नंबर जो है वो सबको मिला होगा अंक, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन भी मिलते हैं जो टाइम भी बर्बाद करते हैं, और जिसने भी अटैम्प्ट किया होगा उसने जब उसका ये आया होगा 18.52%, तो वो कंफ्यूज हो गया होगा, उसने दूसरा ट्राई किया होगा, यानी कि जब दूसरी बार ट्राई करेगा, इसको रीचेक करेगा, तो उसमें टाइम जाएगा। किसी ने 3 बार किया होगा, तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जो एक हार्डल की तरह काम करते हैं, कि मतलब आपकी स्पीड को रोके। ठीक, तो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, जीके से हैं बाकी तो ये। ओके, कुछ इलेक्ट्रीशियंस प्लम्बर्स हैं, कुछ इलेक्ट्रीशियंस प्लम्बर हैं, सभी प्लम्बर्स जो हैं वो मैकेनिक हैं। ये बन गया हमारा ग्राफ। अब निष्कर्ष क्या है, कथन तो हमने लिख लिया, कथन से हमने ग्राफ बना लिया। निष्कर्ष है कि कुछ मैकेनिक्स इलेक्ट्रीशियंस या प्लम्बर्स हैं, कुछ मैकेनिक्स, ठीक है, कुछ मैकेनिक्स वो इलेक्ट्रीशियन और क्या है, प्लम्बर्स हैं, ये बोल रहा है पहला कथन, ठीक है। तो हमने देखा यहां से ये जो पार्ट आ रहा है ये, ठीक है, तो इसमें ये इलेक्ट्रीशियन भी आ रहा है, तो इलेक्ट्रीशियन भी हैं और प्लम्बर्स भी हैं, ठीक है, ये वाले पार्ट में ये मैकेनिक तो पूरा है, तो ये सही हो गया। सभी इलेक्ट्रीशियंस मैकेनिक नहीं है, सभी इलेक्ट्रीशियन ये है, और मैकेनिक्स यहाँ से छूता हुआ जा रहा है, डेट मीन के सभी नहीं है। ये जो इलेक्ट्रीशियन है ये कुछ और भी हो सकते हैं, मैकेनिक नहीं है, ये वाला पार्ट मैकेनिक कितना है, तो ये भी सही है। डेट मीन के केवल निष्कर्ष 1 और 2 सही, सी वाला दोनों निष्कर्ष 1 व 2 सही हैं। सी वाला जो होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 में जो है वो इसका करेक्ट होगा। अगला है 1.1, और मतलब ऐड करना है सीधा सीधा। तो अगर मैं देखूं, ये एक पॉइंट अभी छोड़ देते हैं, ठीक है, 1 और 12 13 हो गए, और 13 इसमें जोड़ देंगे हम, तो ये हो जाएगा 6 3 136, और पॉइंट के बाद कुछ होगा, ठीक है। तो अभी देख लेते हैं, 134 है, ये कट गया, 33 है कट गया, 32 है कट गया, तो 136 वाला एक ही ऑप्शन है डी, यानी कि थर्ड वाला वो इसका करेक्ट होगा। तो इसमें भी आपको अपना दिमाग को शार्प रखना है कि हमें करना क्या है और किस तरीके से करना है, सीधे पॉइंट्स लेके ऐड नहीं करना है, ठीक है। देख लो कि सारे ऑप्शन अलग अलग है, तो हम यहीं से पता लग जाएगा। अगर 136 वाले दो होते या 132 वाले भी दो होते, तब हम देखते हैं कि पॉइंट में देख लेते हैं, चलो ठीक है। अब यहाँ पर सारे ऑप्शन अलग हैं, 133 132 134 पॉइंट है उसके बाद, तो हमें पता है कि जो नंबर है पहले के वो ऐड कर लेते हैं, बाकी देखेंगे बाद में। ठीक, आगे बढ़ेंगे, और प्रस्ताव है एक कि एक वस्तु 1599 में खरीदी और एक मुफ्त पाए। एक वस्तु है, उसे 1599 में खरीदें और एक मुफ्त पाए, यानी कि 2 × 1599, दो नीम 18 1, दो नीम 18 19 1, दो पंजे 10 और 11, और दो कम दो 3, यानी कि 3198 रुपए का माल आपको 1599 में मिल जाएगा। अगर आप 1599 रुपए पे करते हैं, तो आपको एक और 1599 का जो भी चीज़ है आपकी, वो आपको एक फ्री मिल जाएगी। तो 3198 रुपये हुए, यानी कि सीधे सीधे 2 कम 3200 रुपये हो गए, लेकिन आपने दिए कितने, 1 कम 1600 रुपये। अगला जो प्रस्ताव है वो ये है कि 999 रुपये में खरीदे और अगली वस्तु पे 50% की छूट पा लें। तो 999 रुपये में कोई चीज़ मैंने खरीदी, फिर अगली में मैंने क्या किया, 999 का हाफ दिया,
ठीक है, तो ये कितना हो गया, 2 चौक 8 और दोनी में 18, दोनी में 18, 499 रुपए की पड़ी वो, 499.5, 9 9 18, 9 9 18 1 19, 9 4 13 1 14। तो ये दो वस्तुएं मुझे मतलब सेम है, एक ही चीज है, लेकिन ऑफर दो तरीके से दे रहे हैं वो, कि भैया के एक 1599 रुपये में आप खरीद लो तो आपको हम एक फ्री दे देंगे, या फिर आप 999 रुपये में खरीदो, अगली पे 50% की छूट पाए। तो ये पड़ेगा 1498 रुपये में, और ये पड़ रहा है हमको 1599 रुपये में, दो वस्तुएं। तो फायदा किस में है, दूसरे वाले प्रस्ताव में है। ठीक है, तो ए सस्ता है बी महंगा है, ना भैया, ए महंगा है और बी सस्ता है, ये गलत हो गया। ए महंगा है और बी सस्ता है, यानी कि बी वाला ही सही होगा, 2 नंबर इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन जीके से है, फिर छोटी सी कैलकुलेशन है वो हमें सॉल्व करनी है। ठीक है, तो 125 है ये, और यहाँ से 5 बचेगा, 15 माइनस का, यानी कि मैंने इसको सॉल्व कर लिया तो माइनस का 15 बचेगा, माइनस का 137 है, प्लस का 99 है। अब जोड़ लेते हैं, 9 5 14 प्लस प्लस वाला, और 9 2 11 1 12, और 224 हो गया, ये हो गया 7 5 12 1, 3 1 4 1 5, 152, 4 में से 2 गए 2, 12 में से 5 गए 7। अच्छा, कहाँ गड़बड़ हो गई, 13 में से 8 गए 5, ओ यहाँ पर आएगा 25, 25। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो 100 बचेगा, और ये प्लस का हो गया 199, माइनस का 137, 9 में से 7 गए 2, 9 में से 3 गए 6, 62, यानी कि बी वाला बचेगा। ठीक, ये गलत है। ठीक, तो कैलकुलेशन थी छोटी सी, बस और कुछ नहीं करना, 62 हमारा आंसर होगा, यानी कि बी वाला करेक्ट होगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, Q इज इक्वल टू 10 दे रखा है, Q की वैल्यू 10 के बराबर है, और एफ एक्स की वैल्यू 50 है, तो हमें जेरोक्स की वैल्यू बतानी है। ये कोडिंग से मतलब इसको फिक्स कर दिया गया है, और हमें बताना जेरोक्स में वही कोडिंग से जेरोक्स की वैल्यू क्या होगी। तो इसमें हम क्या करेंगे, ठीक है, जब भी एग्ज़ाम स्टार्ट हो उससे पहले आप एचओडी तो आपको याद करनी ही करनी है। ठीक है, तो उससे पहले ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये इस तरीके से आपको अल्फ़ाबेट लिखना है। ठीक है, इससे क्या होगा, रिवर्स में भी मतलब हमें यूज़ करना पड़ जाता है कभी कभी, जैसे इस क्वेश्चन में हमें रिवर्स में करना है। तो क्यू दे रखा है, क्यू हमें पता है कि क्यू 18 नंबर पे होता है, बट यहाँ 10 क्यू दे रखा है, तो 10 ये इसलिए दे रखा है क्योंकि क्यू के अपोजिट जे है, और जे की वैल्यू क्या होती है, 10 होती है। डेट मीन के अपोजिट वैल्यू इन्होंने रखी है। ठीक है, तो ऐसे ही अगर एफ देखूं तो एफ तो हमें पता है 6 होता है, लेकिन 21 होगा यहाँ पर, प्लस ए हमें पता है 1 होता है, लेकिन यहाँ पर 26 होगा, प्लस एक्स पता है मुझे यहाँ पर 24 होना चाहिए, बट यहाँ पर 3 होगा। अब ऐड कर लेता हूँ, यहाँ 50 आता है, तो डेट मीन कि इसके अपोजिट वैल्यू को नंबर को उन्होंने ऐड किया है। तो 6 3 9 10 0 1 2 2 4 1 5 50। ठीक है, तो हमें अपोजिट नंबर को करना है, तो एक्स की वैल्यू क्यों क्या होगी, 3 होगी, क्योंकि एक्स के अपोजिट सी है, सी की वैल्यू 3 है। ई के अपोजिट वी है, और वी की वैल्यू होती है 22, तो यहाँ 22 ऐड हो जाएगा। आर की वैल्यू हमें पता है कि पी क्यू आर, ठीक है, 18 होती है, सॉरी इसकी 17 है, 18 होती है, लेकिन यहाँ पर अपोजिट है आई के, तो 9 होगा। ओ की 15 होती है, बट यहाँ पर 12 होगी, एल की वैल्यू 12 होती है, और एक्स की अगेन 3 होती है, तो 12 3 15 हो गया ये, और ये 25 हो गया। 25 और 15 होते हैं हमारे
40 और ये प्लस का 9 हो गया 49। ठीक है, तो 49 इसका आंसर होगा सी वाला, सी यानी कि ऑप्शन नंबर 2 में वो मौजूद है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। एक बहुभुज है और उसकी 9 भुजाएं हैं, उसके आंतरिक कोण कितना होगा ये हमें बताना है। तो कुछ नहीं करना, 360 मुझे पता है कि जितने भी बहुभुज के कोण हो, भुजाएं हों, ठीक है, तो अगर जितनी भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, 360 डिग्री उसका बाहर का कोण होता है। ठीक है, आंतरिक कोण तो अलग अलग हो सकता है, वेरी कर सकता है, बट 360 उसके बाहरी कोण होगा। 9 भुजाएं हैं, डेट मीन के उसके एक भुजा का जो है वो 40 डिग्री कोण होगा। ठीक है, तो ऐसे अगर हम देखें, जैसे ये है, ठीक है, ये एक तरीके से ये मुझे कोण मिल गया 40। ठीक है, अब क्या फाइंड आउट करना है, ये जब ये है, ठीक है, ये छोड़ो, अंदर और बाहर का उसका जो योग होता है वो कितना होता है 180 का। तो 140 जब बाहर का है किसी भी मतलब उसका भुजा का, ये 40 डिग्री आ गया, तो अंदर का कितना होगा 140 डिग्री, क्योंकि 180 होता है अंदर और बाहर का सम। तो ए वाला ऑप्शन जो होगा यानी कि ऑप्शन नंबर 2 में जो है वो इसका करेक्ट होगा। अब एक कंप्रिहेंशन दे रखा है और दे रखा है कि ये लोग हैं PWQ XRYZ और S, ये एक वृत्ताकार मतलब उसमें बैठे हैं, टेबल है कोई, तो एक टेबल बना देते हैं गोल सी वृत्ताकार, और आमने सामने बैठे हैं और जानकारियां दे रखी हैं, उस हिसाब से हम इनको बैठाएंगे। Y ठीक Q और R के बीच में बैठा है, तो लिख लेते हैं कि भैया बाई यहाँ है और यहाँ क्यू है, यहाँ आर है। अभी क्यू और आर की जो जगह है वो फिक्स नहीं है, बाई की फिक्स है क्योंकि क्यू और आर के बीच में आना चाहिए। ठीक है, आगे देखेंगे और फिर इनको संभालेंगे। ठीक है, पी ना तो एक्स के और ना ही जेड के बगल में बैठा है, तो भैया एक्स और जेड का जिक्र ही नहीं है अभी, और पी का भी नहीं है, तो हम यहाँ से कोई रिलेशन बना नहीं सकते, तो इसको अभी के लिए रखते हैं रिजर्व में। Q के दाएं Z है, ये आ गया दाएं Z है, तो डेट मीन अगर दाएं हम देखें तो ये Y है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा R होगा, और यहाँ पे बैठा है Q। अब ये Q दाएं, ठीक है, दाएं Z है, ठीक, Z बैठ गया, X के बाएं से और Y के दाएं से तीसरे स्थान पर S बैठा है, तो ये वाला अब इसके बाद आएगा। ठीक है, तो अब इसको देख लेते हैं हम। P जो है ना तो X के और ना ही Z के बगल में है, तो भैया Z यहाँ आ गया तो P यहाँ होगा, X के बगल में नहीं होना चाहिए। ठीक है, और बाएं से X के बाएं से और Y के दाएं से तीसरे स्थान पर S बैठा है। ठीक, तो Y के दाएं से तीसरे स्थान पर S बैठा है, तो यहाँ तो फिर X आ गया, और क्या रह गया पी डब्ल्यू रह गया, डब्ल्यू यहाँ आ जाएगा क्योंकि इसमें लिया है कि पी ना तो एक्स के और ना ही जेड के बगल में बैठा है, तो पी ना तो एक्स के है ना जेड के बगल में, तो ये बैठ गए, ये कितने 4 4 8 लोग हैं, 2 2 4 6 2 8, ठीक है, डब्ल्यू रह गया था, डब्ल्यू बीच में आ गया, ये लोग अब बैठ चुके हैं। अब इनके आंसर करते हैं कि यदि उनके चेहरे वृत्त की बाहर की तरफ को हों, यानी कि ऐसे बैठे हों, वो इधर को देखते हों, ठीक है, अंदर को ना देखते हों, तो W किसके बाएं होगा। ठीक है, W किसके बाएं होगा, तो ये होगा P के बाएं। ठीक है, इसके बाएं होगा W, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट होगा। इस फिगर को उठा लाते हैं।
ठीक है, अब क्या कह रहा है, एस के बाएं कौन बैठा है, एस के बाएं कौन बैठा है, एक्स के बाएं कौन बैठा है, यहां से हम देख सकते हैं कि एक्स बैठा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो इसका करेक्ट होगा। और है क्या, और है, ठीक है, तो इसको फिर उठा लेते हैं। लो जी, यहाँ डाल दिया, क्यू, ये दे रखा है एक्स जो है किसके बीच में बैठा है, तो W और S के बीच में बैठा है, W और S के बीच में बैठा है, या फिर सॉरी X जो है, हाँ, W और R के बीच में ही इसके हिसाब से, नहीं ये गलत दे रखा है, W और S के बीच में बैठा है, यहाँ S होगा, ठीक है, B वाला इसका सही होगा, तो ये यहाँ पर मिसप्रिंट हो सकता है, W और S के, X जो है W और S के बीच में बैठा है, क्लियरली हमें शो हो रहा है पिक्चर से। आगे बढ़ेंगे, एस और टी किसी एक काम को 50 दिन में पूरा कर सकते हैं, उन्होंने 20 दिनों तक काम किया, उसके बाद काम छोड़ दिया, तो बताइए कितना काम बाकी रह गया। तो 50 दिनों में कोई काम को कर सकते हैं, तो एक दिन में वो कितना काम करेंगे, 1/50, लेकिन वो कह रहे हैं कि उन्होंने 20 दिनों तक काम किया, तो 20 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी कि 2/5 जो है वो काम कर चुके हैं। अब कोई भी चीज़ फ्रैक्शन में जब हम बात करते हैं तो वो 1 होती है, परसेंटेज में बात करें तो वो 100 होती है, ठीक है, ये चीज़ हमें ध्यान रखना है, बेसिक सी चीज़ है, कोई भी चीज़ अपने आप में जब हम फ्रैक्शन में बात करते हैं तो 1 होती है, अगर परसेंटेज या प्रतिशत में बात करें तो फिर 100 होती है, तो 1 होती है और 2/5 काम कर चुके हैं, तो माइनस कर लेते हैं, यहाँ से हमें पता लग जाएगा कि कितना बचा है, 5 एकम 5, 5 में से 2 हो गए 3, 3/5 जो है अभी भी काम पड़ा हुआ है करने के लिए, यानी कि थर्ड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे, सारे जीके से हैं ये, ठीक है, हाँ, निम्नलिखित अव्यवस्थित शब्दों को फिर से एक प्रकार व्यवस्थित करें और उसका सार्थक वाक्य बन जाए, ऐसा बनाएं। इससे बना सकते हैं रेड, इससे बना सकते BLUE ब्लू, ऑरेंज, और इससे बन सकता है कौन सा, KNIP पिंक, है ना, ऑरेंज विबग्योर, विबग्योर, तो ऑरेंज होता है, रेड होता है, रेड ब्लू, सी वाला दे रखा है इन्होंने, ठीक है, हाँ, तो ये जो कलर है ये प्राइमरी कलर है, ठीक, पिंक ही है ना। तो गाइज अभी मैंने जस्ट चेक किया है इंग्लिश वाले में, तो उसमें आंसर जो है वो डी दिया है, ठीक, यानी कि पिंक जो है वो विबग्योर में नहीं है और ये सारे विबग्योर के अंदर हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अब माचिस की तीली में फास्फोरस होता है, ठीक है, इसको थोड़ा छोटा करते हैं, ठीक है, अब क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा है हमें, 2012 से 2013 के दौरान किन दो कंपनियों ने वृद्धि दर्शाई है, 2012 से, ठीक है, ब्लैक वाला यानी कि स्टार्टिंग वाले दो चाहिए हमको, ये दो चाहिए, 2012 से 2013 में किस कंपनी यानी कि C1 C2 C3 C4
किसने वृद्धि दर्शाई है। तो अगर मैं देखूं C1 की बात करूं तो 95 से 85 हो गई, यानी कि माइनस में चली गई है। तो ये भी माइनस में चली गई, ये प्लस हुई है, 5 हुई है, यहाँ देख लूँ यहाँ पर ये प्लस हुई है। ठीक है, 2 प्लस हुई है, ये दोनों माइनस चली गई, यानी कि C1 C2 यहाँ से निकल गई। C3 और C4 बची है, और यही हमारा आंसर होगा 2 में जो है मौजूद। ठीक है, ऑप्शन C 2 में है। इजी है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। 2012 की तुलना में 2013 में, यानी कि अभी भी हमको इन दो में ही चेक करना है। C1 और C4 की संयुक्त बिक्री का अनुपात बताना है। तो C1 का अगर मैं बात करूं तो 5 5 10 0 1 और 9 9 18 180 संयुक्त हो गई, और इसकी क्या होगी C4 की 210। इसका मुझे अनुपात निकालना है, तो ये बचेगा 18:21, 3 छक्का 18 और 3 सत्ते 21। कट जाएगा, इसके अलावा नहीं कटेगा, C4 ही है ना। हाँ ठीक है, 6 और 7 अनुपात होगा। ओके, नहीं है, कुछ गड़बड़ की क्या। 5 5 10 का 0 हासिल लगा 1, और 9 9 18 180। C4 में संयुक्त बिक्री का अनुपात जो है वो 2012 और 13 की बात चल रही है। ओह ठीक है, मिस्टेक हो गई, छोटी सी मिस्टेक है, लार्ज वाला ले लेते। करना क्या है कि 2012 में, ठीक है, 95 और इसको ऐड करना है, तो ये हो गया 195। इसका अनुपात निकालना है, यानी कि 2012 में C1 और C4 को ऐड करना है, फिर 2013 वाला C1 और C4 का ऐड करना है, तो ये भी आ गया 195। तो रेशियो आ गया 1:1, दैट मीन 1। ऑप्शन नंबर 1 जो है, यानी कि फोर्थ वाले में, वो इसका करेक्ट होगा। ठीक है, कभी कभी लैंग्वेज ऐसी होती है कि हम जल्दी पकड़ नहीं पाते हैं, तो एक दो बार पढ़ने के बाद हमें ध्यान आता है, या फिर ऑप्शन देख के। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। C2 की बात चल रही है, यानी कि इसकी बात चलेगी, और C3 से यानी कि इसकी बात चलेगी। इन दोनों को हमें नहीं देखना है। ठीक, तो C2 की वर्ष 2012 और 2014 की संयुक्त बिक्री, 2012 और 2014, यानी कि इन दोनों की बात चल रही है। देर देर 305 हो गया। उन्हीं वर्षों के लिए C3, उन्हीं वर्षों के लिए C3, यानी कि 5 5 10 का 0 1 3 2 5 और 1 6 260 से कितनी ज्यादा है। तो ज्यादा अगर मैं देखूं तो 45 ज्यादा है। ठीक है, और 5 नीम 45, 55 25, 5 दूनी 10, 900/52, और इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो 17.30% आ जाएगा। ऐसा कोई ऑप्शन है? हाँ, डी वाला है। एग्जैक्टली 3 नंबर जो है वो इसका आपका करेक्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पेपर हो गया ख़त्म, यानी कि हमने जो है 100 क्वेश्चन कर लिए हैं। 100 में हमने क्या किया है, मैथ और रीजनिंग को। तो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि जो भी आरआरबी एनटीपीसी के एस्पायरेंट हैं वो इसका लाभ उठा सकें। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये कि आपका कोई फीडबैक हो, या आपका कोई डाउट हो, या फिर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे चाहते हैं कि हम वीडियो बनाएं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमें भी पता लग सके कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, या इसमें कोई सुधार हो तो वो हम सुधार कर सकें आगे अपने आने वाली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।